हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार राज्य की न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए सीआरपीसी एविडेंस तथा कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो आपको पसंद आता है आप इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यहाँ इस वीडियो में कुछ प्रश्न इंडियन पिनल कोड के भी शामिल किए गए हैं, तो आप उन्हें इस परीक्षा के लिए डिनाई कर सकते हैं। बाकी किसी भी अन्य एग्जाम के लिए आप इसे फॉलो कर सकते हैं। आप बिहार राज्य की न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए सीआरपीसी एविडेंस तथा कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित एमसीक्यूज को यहाँ फॉलो करें। आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन लाइव स्टडी को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में लाइव स्टडी लिखना होगा तथा कुछ इस तरह के इंटरफेस बनी हुई एप्लीकेशन को अपने मोबाइल नंबर के साथ तथा स्टूडेंट की ओर से आप साइन इन कीजिएगा। इसमें दो ऑप्शन आते हैं, ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स। आप अगर पेरेंट्स की ओर से साइन इन करेंगे तो आप यहाँ फ्री टेस्ट सीरीज तथा कोर्सेज को नहीं देख पाएंगे। आपको स्टूडेंट्स की ओर से साइन इन करना है तथा यहाँ फ्री एवं पेड दोनों प्रकार की टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज के लिए आपको 3 बटन में जाना होगा। यहाँ फ्री स्टडी मटेरियल तथा फ्री टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध है। पेड टेस्ट सीरीज के लिए आपको एप्लीकेशन के स्टोर सेक्शन में जाना होगा। स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ 15,000 प्रश्नों की 20 प्रश्न प्रतिदिन की हिंदी माध्यम रेगुलर टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। किसी भी राज्य की न्यायिक सेवा परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह टेस्ट सीरीज आपके लिए काफी उपयोगी है। लॉ स्टडी तथा लॉ स्टडी डिस्कशन ये दो टेलीग्राम चैनल हैं। लॉ स्टडी ये ऑफिशियल चैनल है तथा लॉ स्टडी डिस्कशन ये टेलीग्राम चैनल आप विद्यार्थियों की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। यहाँ आप आपसी वार्तालाप के माध्यम से अपनी जो समस्या है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पेज लाइव स्टडी 123 को भी फॉलो कीजिए तथा law.study 123 को इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो करें। चलिए प्रारंभ करते हैं हम प्रश्नों को। किस व्यक्ति को परीक्षा पर किसे नहीं छोड़ा जा सकता? सीआरपीसी का एमसीक्यूज है। किसे परीक्षा पर नहीं छोड़ा जा सकता? वह व्यक्ति जो कि 21 वर्ष से अधिक आयु का है और ऐसे अपराध के लिए दोषित किया जाता है जिसकी सजा 7 वर्ष है। एक व्यक्ति जो कि 21 वर्ष से कम आयु का है तथा ऐसे अपराध के लिए दोषित किया जाता है जिसकी सजा आजीवन कारावास है। एक स्त्री जो ऐसे अपराध के लिए दोषित की जाती है जिसकी सजा 10 वर्ष है और उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या है। किस व्यक्ति को परीक्षा पर नहीं छोड़ा जाएगा? परीक्षा से संबंधित सेक्शन भी साथ में आप बताते चलिए कौन से सेक्शन पर आधारित ये एमसीक्यूज है। सीआरपीसी का सेक्शन 360, सेक्शन 360 का 1, ठीक है। सीआरपीसी का सेक्शन 360 जो कि प्रोविजन पीरियड या परीक्षा अवधि के संबंध में वार्ता करता है 360 का 1, ठीक है। और ये बताता है कि निम्नलिखित या किन किन को परीक्षा पर छोड़ा जा सकता है, ठीक है। परीक्षा पर छोड़े जाने के संबंध में बात कही गई है। ऑप्शन क्रमांक 1, एक व्यक्ति जो 21 वर्ष से अधिक आयु का है, ठीक है। और जो इसका सेक्शन 1 है वो ये कहता है कि जो व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा उल्टा और नेगेटिव पॉइंट यहाँ लिख करके चल रहे हैं, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। एक व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है और ऐसे अपराध के लिए दोषित किया जाता है जिसकी सजा सिर्फ अर्थदंड या 5 वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास से दंडनीय है, दोषित किया जाता है, ठीक है, तो उसे परीक्षा पर छोड़ा जा सकता है, ठीक है। और जो यहाँ लिखा हुआ है वो अधिक आयु का है और जो आप सेक्शन में जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है कि किस वर्ष से कम आयु का नहीं है, ठीक है। कम आयु का नहीं है उसका तात्पर्य है कि यह है कि वो अधिक आयु का है। दूसरा लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का है या कोई भी महिला है और जो ऐसे अपराध के लिए दोषित की जाती है जिसकी जो सजा है वो मृत्युदंड या आजीवन कारावास नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन क्रमांक बी यहाँ पर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक व्यक्ति जो कि 21 वर्ष से कम आयु का है और ऐसे अपराध के लिए दोषित किया जाता है जिसकी सजा आजीवन कारावास है, ऐसे व्यक्ति को परीक्षा पर नहीं छोड़ा जाएगा। बाकी कोई ऐसी स्थिति जो ऐसे अपराध के लिए दोषित की जाती है जिसकी सजा 10 वर्ष है उसको छोड़ दिया जाएगा। तो ऑप्शन क्रमांक बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन क्रमांक बी।
एक व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का है और ऐसे अपराध के लिए दोषित किया जाता है जिसकी सजा आजीवन कारावास है। अगला प्रश्न है कि आपराधिक न्यासभंग संबंधित है केवल चल संपत्ति से, केवल अचल संपत्ति से, चल एवं चल दोनों संपत्तियों से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपराधिक न्यासभंग किससे संबंधित है? आपराधिक न्यासभंग का सेक्शन भी बताते चलिएगा कि आपराधिक न्यासभंग किस सेक्शन पर आधारित है। भारतीय दंड संहिता पर आधारित एमसीक्यूज है। आपराधिक न्यासभंग इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 405 में दिया गया है और आपराधिक न्यासभंग चल एवं अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों से संबंधित है। ऑप्शन क्रमांक सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर। प्रश्न अगला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि संविधान भारत के संविधान के नाम से जाना जाएगा? ये संविधान भारत के संविधान के नाम से जाना जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 391, 392, 393 तथा 394। बताएगा सही आंसर क्या है? भारतीय संविधान के नाम से जाना जाएगा, कहाँ ये लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 393 में। 393 में ये लिखा हुआ है कि ये संविधान भारत के संविधान के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन क्रमांक सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न अगला है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायालय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है? सभी न्यायाधीश, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत या अधिकृत सभी व्यक्ति, सभी मजिस्ट्रेट या मध्यस्थ। कौन इसमें शामिल नहीं है? न्यायालय के संबंध में न्यायालय में शब्द के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन क्रमांक डी इसका यहाँ पर सही आंसर है। ऑप्शन क्रमांक डी, मध्यस्थ इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, मध्यस्थ इसमें शामिल नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में न्यायालय शब्द को परिभाषित किया गया है, सेक्शन 3 में। ठीक है, सेक्शन 3 में न्यायालय शब्द को परिभाषित किया गया है और उसमें लिखा हुआ है कि सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट तथा साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से अधिकृत सभी व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं तथा मध्यस्थ। ठीक है, तथा मध्यस्थ न्यायालय, मध्यस्थ जो है वो न्यायालय शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं। मध्यस्थ जो है वो न्यायालय शब्द के अंदर शामिल नहीं है। ऑप्शन क्रमांक डी इसका सही आंसर है। सेक्शन 3 पर आधारित ये आपका प्रश्न है। प्रश्न अगला है धारा 357 ए जोड़ी गई थी दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। सीआरपीसी की बात की जा रही है। कब जोड़ी गई थी, किस अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी? 2005 के द्वारा, 2006 के द्वारा, 2009 के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या है? धारा 357 ए प्रतिकर के लिए है ये धारा और किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी ये आपसे पूछा गया है। पीड़ित प्रतिकर दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम में पीड़ित प्रतिकर के उपबंध को लेकर के ये प्रावधान किया गया था और ये धारा जोड़ी गई थी 2009 संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन क्रमांक सी, ऑप्शन क्रमांक सी पीड़ित प्रतिकर के संबंध में। प्रश्न अगला है कि एक पुलिस अफसर जेड को यह संस्वीकृत करने के लिए कि उसने अपराध किया है यातना देता है, एक इस धारा के अधीन दोषी है? 330, 230, 360 या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, एक पुलिस ऑफिसर जेड को यह संस्वीकृति करना कि वो ये स्वीकार कर ले कि उसने ये अपराध किया है और उसको यह यातना देता है, उसके द्वारा कौन सा अपराध यहाँ पर बनता है? बताइएगा सही आंसर क्या है? भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड पर आधारित ये प्रश्न है और बिहार सिविल जज की परीक्षा में इंडियन पीनल कोड से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अन्य परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न आप फॉलो कर सकते हैं। तो आईपीसी का सेक्शन 330, ठीक है, आईपीसी का सेक्शन 330 ये प्रावधान करता है पर आधारित ये समस्या है कि दृष्टांत दिया गया है, दृष्टांत पर आधारित ये प्रश्न है और ये प्रावधान किया गया कि जो कोई संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए, ये कहा गया है कि जो कोई संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या उसे कबूल कराने के लिए स्वेच्छा उसे उपपत्ति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारोबार से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाता है और जुर्माने से भी दंडनीय होता है। ठीक है, 7 वर्ष तक की कारावास से दंडनीय। प्रश्न अगला है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा केवल तब जब कि ऐसे आपात की उद्घोषणा की गई हो युद्ध या वायुक्रमण या सैन्य विद्रोह के आधार पर, युद्ध या वायुक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर, युद्ध या सैन्य विद्रोह के आधार पर, या युद्ध या वायुक्रमण के आधार पर। आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 कब निलंबित हो जाएगा? देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 में ये व्यवस्था है 358। ठीक है, अनुच्छेद 358 में ये प्रावधान किया गया है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा केवल तब जबकि ऐसे आपात की उद्घोषणा जो की जाती है वो युद्ध या वायुक्रमण के आधार पर की जाती है। ठीक है, युद्ध या वायुक्रमण के आधार पर की गई हो, सैनिक विद्रोह के आधार पर की गई उद्घोषणा में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता है। ठीक है, स्वतः 19 निलंबित नहीं होता है। तो युद्ध या वायुक्रमण के आधार पर ऑप्शन क्रमांक डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न अगला है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि साक्ष्य अनुचित ग्रहण या अग्रहण के आधार पर कोई भी नवीन विचार नहीं किया जाएगा? साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण
यानी जो साक्ष्य ग्रहण किया गया है वो अनुचित किया गया है, या अग्रहण या ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए था, ठीक है, या ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए था। इसके आधार पर अगर कोई डिसीजन होता है तो उसको पुनः विचार उसका नहीं किया जाएगा। बताइएगा सही आंसर क्या है। ऑप्शन क्रमांक सी सेक्शन 167, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 167 ये प्रावधान करता है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के आधार पर कोई भी नवीन विचार नहीं किया जाएगा। सेक्शन 161 में स्मृति ताजा करने के लिए, ठीक है, सेक्शन 161 ये स्मृति ताजा करने के संबंध में प्रावधान करता है, ठीक है। सेक्शन 161 स्मृति ताजा करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी के अधिकार को बताता है। 165 प्रश्न पेश करने या प्रश्न करने के आदेश देने की न्यायालय की शक्ति को बताता है। और 166 में ज्यूरी के प्रश्न पूछने की शक्ति का उल्लेख किया गया है, ठीक है, ज्यूरी के प्रश्न पूछने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अधिकतम कितना जुर्माना लगा सकता है? 5,000 रुपए तक का, 10,000 रुपए का, 20,000 रुपए का तथा कोई सीमा नहीं है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सीआरपीसी पर आधारित प्रश्न है, एमसीक्यूज है, साथ में सेक्शन भी बताइएगा किस सेक्शन पर आधारित ये प्रश्न है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? सेक्शन 29, सेक्शन 29 का 2 ये प्रावधान करता है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जुर्माना लगाएगा, और ये लगाएगा 10,000 रुपए से ना अधिक का, 10,000, 10,000 रुपए से ना अधिक का जुर्माना होता है। सेक्शन 29 का 2, ठीक है, सेक्शन 29 का 2 सीआरपीसी का प्रावधान करता है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी क्रम में जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है वो 5,000 रुपए तक का, ठीक है, 5,000 रुपए से ना अधिक के जुर्माने तक की बात कहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर हो गया हमारा ऑप्शन क्रमांक बी। प्रश्न अगला है कि ए जेड की सम्मति के बिना एक कुत्ते को जेड पर झपटने के लिए भड़काता है। यहाँ पर ए जेड को यदि चोट भय क्षोभ कारित करने का आशय रखता है, ठीक है, ए जो है कह रहा है जेड की सम्मति के बिना एक कुत्ते को, एक डॉगी है और उस डॉगी को इस जेड पर भौंकने के लिए, झपटने के लिए भड़काता है, ठीक है। यहाँ ए जेड को, जो थोड़ा सा उल्टा लिख गया है, ठीक है, तो ठीक कर लीजिएगा आप जो है। ठीक है, यहां पर ए जेड को चोट भय या क्षोभ कारित करने के आशय, ए जेड को, ठीक है, ए जेड को यदि चोट या भय क्षोभ कारित करने का आशय रखता है तो ए हमला करता है, हमला करता है, बल प्रयोग करता है, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है यहाँ पर प्रश्न का आंसर बताइएगा। इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 350, ठीक है, सेक्शन 350 पर आधारित ये समस्या है। धारा 350 इंडियन पीनल कोड के आधारित ये समस्या है। ये दृष्टांत दिया गया है और बताइएगा यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। धारा 350 आपराधिक बल को परिभाषित करती है, ये भी समझिएगा, धारा 350 आपराधिक बल को परिभाषित करती है। तो यहाँ इसके द्वारा ये बल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्या है, बल प्रयोग किया जाता है, आपराधिक बल को परिभाषित करती है और बल का प्रयोग किया गया है। इस समस्या में एक आशय जेड को क्षति भय या क्षोभ कारित करने का है, तो उसने जेड पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है, ठीक है। ये तीनों चीजें भय क्षोभ कारित करने का है, तो उसके द्वारा यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है, बल प्रयोग किया गया है। ऑप्शन क्रमांक बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है और सेक्शन 350 इंडियन पीनल कोड पर आधारित समस्या है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 47 अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं कमजोर वर्गों के उत्थान से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है तथा संविधान का अनुच्छेद 39 समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। बताइएगा सही आंसर क्या है। देखिए ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 ये करेक्ट है, ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 ये करेक्ट है। बी में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान के संबंध में जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 46 में किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 46 में। तो यहाँ हमारा जो असत्य है वो ऑप्शन क्रमांक बी है, ठीक है, ऑप्शन क्रमांक बी ही हमारा यहाँ पर गलत है। बाकी कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था ये 48 में है, ये करेक्ट है। तथा संविधान का अनुच्छेद जो 39A है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में है, ठीक है, अनुच्छेद 39A कर लीजिए इसको, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39A ये समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में है। यहाँ ये छूट गया था, ठीक है। तो बाकी के हमारे सभी ऑप्शन सही हैं, केवल हमारा ऑप्शन क्रमांक बी जो था वो ये गलत था।
अब हम बात करें सेक्शन जो आर्टिकल 47 है, आर्टिकल 47 में क्या बंद किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 47 में जो बंद किया गया है वो ये कहा गया है कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार के स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, लोक स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्राथमिक कर्तव्यों को मानेगा तथा मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपयोग को प्रतिबंधित करेगा, ठीक है। ये 47 में कहा गया है। चलिए ऑप्शन क्रमांक बी यहाँ पर करेक्ट था। प्रश्न अगला है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57(1) के अधीन न्यायालय की न्यायिक अपेक्षा करनी होगी भारतीय क्षेत्र में प्रवर्तित सभी विधियों की जिनमें विदेशी विधियां भी शामिल हैं, सभी भारतीय और एशियाई विधियों की, या सभी भारतीय और 1950 तक की ब्रिटिश विधियों की। 57(1) में न्यायिक अपेक्षा किन के संबंध में दी गई है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइएगा सही आंसर क्या है। न्यायिक अपेक्षा करेगा, न्यायिक अपेक्षा का तात्पर्य होता है कि न्यायालय उनको मानेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57(1) के अधीन न्यायालय भारत क्षेत्र में प्रवर्तित सभी विधियों की न्यायिक अपेक्षा करनी होगी। जुडिशियल नोटिस होता है, न्यायिक अपेक्षा करनी होगी भारतीय क्षेत्र में प्रवर्तित सभी विधियों की। ऑप्शन क्रमांक ए, ठीक है, ऑप्शन क्रमांक ए यहाँ पर सही है। भारतीय क्षेत्र में प्रवर्तित जो विधियां भारतीय क्षेत्र में प्रवर्तित हैं उनकी न्यायिक अपेक्षा करनी होगी। निम्नलिखित में से किस धारा में अभियोजन निदेशक का प्रावधान किया गया? सीआरपीसी सेक्शन 25A, सीआरपीसी का 25B, सीआरपीसी धारा 25C तथा उपरोक्त में से कोई नहीं, बताएगा सही आंसर क्या है। किस धारा में अभियोजन निदेशक का प्रावधान किया गया है? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, अभियोजन निदेशक, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन 25A, ठीक है। 25A, 25A में डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का प्रावधान किया गया है। अभियोजन निदेशक की नियुक्ति ये राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से की जाती है। ध्यान रखिएगा, अभियोजन निदेशक की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से की जाती है। ऑप्शन क्रमांक ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न अगला है कि व्यापारण के मामले में अवैध की सम्मति पूर्ण रूपेण महत्वहीन है, आंशिक रूप से महत्वहीन है, का पूर्ण महत्व है तथा का आंशिक महत्व है। इंडियन पीनल कोड पर आधारित क्वेश्चन है, इंडियन पीनल कोड पर आधारित प्रश्न है। आईपीसी का सेक्शन 359 ये व्यापारण के संबंध में बात करता है। व्यापारण बताता है दो प्रकार का होता है, एक होता है भारत में से व्यापारण और दूसरा होता है विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापारण, ठीक है। भारत में से व्यापारण को 360 में बताया गया है और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापारण को 361 में बताया गया है। 360 और 361 और 359, ध्यान रखिएगा। 359 व्यापारण बताता है दो प्रकार का, 360 में भारत में से और 361 में भारत विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापारण को बताता है, ठीक है। तो धारा 360 ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति वयस्कता की आयु पूर्ण कर चुका है तथा प्रवरण हेतु अपनी सहमति दे दे, ठीक है, प्रवरण हेतु अपनी सहमति दे, तो इस धारा में वर्णित अपराध कार्य हुआ नहीं माना जाएगा। व्यापारण के अपराध के प्रयोजनार्थ सम्मति देने की आयु 16 वर्ष लड़के के लिए होती है तथा 18 वर्ष लड़कियों के लिए होती है, ठीक है। 16 वर्ष लड़के के लिए होती है और 18 वर्ष लड़कियों के लिए होती है। तो इस तरह से व्यापारण के मामले में अवैध की सम्मति पूर्ण रूप में महत्वहीन होती है, ठीक है। अवैध के मामले में पूर्ण रूप से अगर वो अवैध है तो पूर्ण रूप से महत्वहीन हो जाती है। तो ऑप्शन क्रमांक ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 16 वर्ष 18 वर्ष इसलिए जो भागने वाले लड़कों के या लड़कियों के भागने की जो कंडीशंस बनती है वो इसी आधार पर यहाँ पर तय किया जाता है, लड़की बालिग है नाबालिग है। प्रश्न अगला है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यसभा का सभापति करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताएगा सही आंसर क्या है। साथ में आर्टिकल भी बताइएगा कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता के किए जाने के संबंध में। आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 ये कहता है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, ठीक है। अनुच्छेद 108 ये कहता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जबकि राष्ट्रपति दोनों के सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है तथा 108 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न, मूक साक्षियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मूक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिखित रूप से दे सकता है। एक मूक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में संकेतों के द्वारा दे सकता है। एक मूक साक्षी के द्वारा न्यायालय के समक्ष लिख करके दिया गया कथन दस्तावेजी साक्ष्य समझा जाएगा और एक मूक साक्षी किसी भी
ऐसी प्रकार से साक्ष्य दे सकता है जिससे कि वह उसे बोधगम्य बना सकता है। कौन सा गलत है, कौन सा गलत है ये बताइए। मूक साक्षी, मूक साक्षी यानी कि जो बोल नहीं सकता है लेकिन वो अपनी बात को इशारों में किसी भी अन्य तरीके से किसी प्रकार से समझा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मूक साक्षी द्वारा दिया गया जो साक्ष्य होता है वो न्यायालय में जिस प्रकार से भी अपना साक्ष्य देता है वो मौखिक साक्ष्य कहलाता है। ठीक है, बोलने में असमर्थ होता है मूक साक्षी, खुले न्यायालय में अपना बयान लिख करके देता है, संकेतों के द्वारा देता है, या जिस प्रकार से भी वो बोधगम्य बना सकता है वो ऐसा साक्ष्य मौखिक साक्ष्य कहलाता है। ठीक है, और ये दस्तावेजी साक्ष्य नहीं कहलाता। ठीक है, ऑप्शन क्रमांक सी यहाँ पर ये गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा, लेकिन इनके संदर्भ में ये गलत है। तो मूक साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष लिख करके दिया गया जो बयान होता है वो दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होता बल्कि वो मौखिक साक्ष्य ही कहलाता है। ठीक है, मौखिक साक्ष्य समझा जाएगा। और सेक्शन 119 119 इस संबंध में प्रावधान करता है। ठीक है, सेक्शन 119 इस संबंध में प्रावधान करता है। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा, ठीक है, 2013 के द्वारा मूक साक्षी के स्थान पर शब्द मौखिक रूप से संवाद करने में असमर्थ साक्षी को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ठीक है, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा शब्द मूक साक्षी के स्थान पर मौखिक रूप से संवाद करने में असमर्थ साक्षी को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। चलिए, प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभ्यासक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिपूर्ति के बारे में असत्य है। केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकता है। ऐसा बंधपत्र प्रतिपूर्ण सहित होना चाहिए, ऐसा बंधपत्र प्रतिपूर्ण रहित होना चाहिए तथा ऐसा बंधपत्र 3 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। बताइएगा सही आंसर क्या है। कौन सा कथन अभ्यासक अपराधियों से सदाचार की प्रतिपूर्ति के बारे में असत्य है। साथ में सेक्शन भी बताइएगा कौन से सेक्शन पर आधारित है ये। सीआरपीसी का सेक्शन 110। ठीक है, सीआरपीसी का सेक्शन 110 ये बताता है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है कि वे अभ्यासक अपराधियों से सदाचार के लिए 3 वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए, ठीक है, 3 वर्ष से अनाधिक, 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा, 3 वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए सदाचार, ठीक है, गुड बिहेवियर के लिए प्रतिपूर्तियों सहित या रहित, ठीक है, 3 वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए प्रतिपूर्तियों सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने के लिए कह सकता है। तो हमें यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ऐसा बंधपत्र प्रतिपूर्तियों सहित होना चाहिए, ऐसा कथन प्रतिपूर्तियों रहित हो सकता है, 3 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए, केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा बंधपत्र निष्पादित किए जाने का आदेश दिया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। प्रतिपूर्तियों सहित, ऑप्शन क्रमांक सी यहाँ पर एक गलत है, प्रतिपूर्तियों सहित होगा। हमने शायद आपको प्रतिपूर्तियों सहित या रहित दोनों बता दिया, प्रतिपूर्तियों सहित होता है ऑप्शन क्रमांक सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन क्रमांक सी चाहिए, प्रतिपूर्तियों सहित। ठीक है, 3 वर्ष से अनाधिक की अवधि का प्रतिपूर्तियों सहित और सेक्शन 110। ठीक है, सीआरपीसी का सेक्शन 110। प्रश्न अगला है, भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में दंगे के अपराध के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या 5, 2, 4 या 3, 7। सेक्शन 159 इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता में दंगे के अपराध के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। दंगे के अपराध के न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या 2, ऑप्शन क्रमांक बी। ठीक है, ऑप्शन क्रमांक बी यहाँ पर सही है। धारा 159 दंगा के अपराध के लिए व्यक्तियों की संख्या के संबंध में बताता है और ये कहता है कम से कम 2, न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए। ठीक है, और ये धारा ये बताती है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान में लड़ करके लोक शांति को भंग करते हैं, विघ्न डालते हैं, तो ये कहा जाता है कि वो दंगा करते हैं। इन पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि लोक शांति भंग होनी चाहिए, 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, किसी लोक स्थान में होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्रमांक बी यहाँ पर इसका सही आंसर है, किसी लोक स्थान में इनके द्वारा शांति भंग किया जाना। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद ये कहता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक शांति में प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा। 216, 323, 355 और 365। कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि वायाक्रमण और आंतरिक शांति में प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने का दायित्व तो संघ का है। चलिए, आर्टिकल 355 ये प्रावधान करता है कि संघ का ये कर्तव्य है कि वह वायाक्रमण और आंतरिक शांति में प्रत्येक राज्य को सुरक्षा दे, प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे। अगला प्रश्न, साक्ष्य धर्म की धारा 146 के 3 के परंतु के अधीन बलात्संग के अभियोजन में अभियुक्ति के प्रति परीक्षण में अभियुक्ति से उसके साधारण अनैतिक चरित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। न्यायालय की अनुमति से उसके साधारण अनैतिक चरित्र के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके साधारण अनैतिक चरित्र के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जा सकते तथा उसके बलात्संग से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। बताइए सही आंसर क्या है। धारा 146(3) साक्ष्य धर्म की धारा के अंतर्गत बताइएगा कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट है।
3 का परंतुक, परंतुक को भी ध्यान में रखिएगा। तो देखिए 140 3 का परंतुक के अधीन बलात्संग के अभियोजन में जो महिला है, जो विक्टिम है, के प्रतिपक्षण में अभियोक्त्री से उसके साधारण अनैतिक क्षेत्र तथा पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, साधारण अनैतिक क्षेत्र तथा उसके पूर्व लैंगिक क्षेत्र के ये प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। उसके साधारण अनैतिक क्षेत्र के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जा सकते और पूर्व लैंगिक अनुभव। ठीक है, ये दोनों ही बातें ध्यान रखिएगा, पूर्व लैंगिक अनुभव और साधारण अनैतिक चरित्र के बारे में क्वेश्चन उससे नहीं किए जा सकते। तो ऑप्शन क्रमांक सी यहाँ पर इसका करेक्ट है। ठीक है, 146 3 का परंतु। ठीक है, तो विक्टिम से प्रतिपरीक्षा में क्रॉस एग्जाम के समय अभियुक्ति से उसके साधारण अनैतिक चरित्र के बारे में तथा उसके पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। प्रश्न अगला है कि भारत निम्न में से दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा अध्याय प्ली बार्गेनिंग से संबंधित है? 22A, 24A, 25A तथा 26A। यहाँ कुछ थोड़ा मिस्टेक है, इस वी को उठा लीजिएगा, 10, 10 और 1 और A। ठीक है, 21A जो प्ली बार्गेनिंग से संबंधित जो अध्याय है ये 21A है। ठीक है, 21A है, या मिस्टेक थी 21A। ठीक है, 21A प्ली बार्गेनिंग से संबंधित अध्याय है और इसमें धारा 265A से लेकर के 265A से लेकर के 265L, 265A से लेकर के 265L तक के इसमें सेक्शन दिए गए हैं। और ये जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर ऐसे मामलों में लागू नहीं होता, ऐसे बात जिनमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंड का प्रावधान है। ठीक है, ऐसे मामलों में लागू नहीं होता, मृत्युदंड को लेकर के, आजीवन कारावास को लेकर के और 7 वर्ष से अधिक। ठीक है, 7 वर्ष से अधिक की सजा को लेकर के लागू नहीं होता। और ऐसे अपराधों पर भी लागू नहीं होता जो कि महिलाओं के और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विरुद्ध कार्य किए गए हों। और अपराध जो ऐसे अपराध जो कि देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति, ठीक है, ऐसे अपराध जो देश की आर्थिक या सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हो, उनको लेकर के ये चैप्टर लागू नहीं होता है। ठीक है, 3 कंडीशन मैंने आपको बताई, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के मामले, महिलाओं के मामलों में, महिलाओं के अपराधों, महिलाओं के प्रति तथा बच्चों को 14 वर्ष से कम आयु के प्रति से कम उम्र के बच्चों के मामलों में तथा देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को प्रभावित करने वाले मामलों में। ठीक है, प्रश्न अगला है कि गंभीर एवं अचानक प्रकोपन है, तथ्य का प्रश्न है, विधि का प्रश्न है, तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है तथा विधि की उदाहरण है। गंभीर एवं अचानक प्रकोपन, बताइए सही आंसर क्या है? ये तथ्य का प्रश्न है। ठीक है, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन तथ्य का प्रश्न है। और हम बात करें सेक्शन की, तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 300, धारा 300 और धारा 300 का प्रथम अपवाद का जो स्पष्टीकरण, प्रथम वाद के स्पष्टीकरण के अनुसार गंभीर और अचानक प्रकोपन ये तथ्य का प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है, फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ठीक है, ऑप्शन क्रमांक ए। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों का चुनाव संपन्न कराता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त को बिना मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति के नहीं हटाया जा सकता तथा निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 325 में दिया गया। बताइएगा कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 324 में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और 324 का 5 जो है, 324 का 5 ये बताता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति और रिवाज के आधार पर हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, अन्य निर्वाचन आयुक्त को बिना मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति के नहीं हटाया जा सकता। अन्य निर्वाचन आयुक्त को बिना मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति के नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन क्रमांक सी हमारा यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन क्रमांक सी। प्रश्न है कि अनेक प्रकार के तथ्य जो कि एक ही मामले में किसी विशिष्ट प्रकार से संबंधित हो, सुसंगत होते हैं। साक्ष्यधर्म की धारा 6, साक्ष्यधर्म की धारा 7, साक्ष्यधर्म की धारा 8 और साक्ष्यधर्म की धारा 9 किसके अंतर्गत? बताइएगा सही आंसर क्या है? ठीक है, एक ही संव्यवहार को लेकर के यहाँ पर
जो तथ्यों की बात कही गई है। और आप सभी समझते हैं एक ही समवार के भाग होने वाले जो तथ्य आते हैं वो धारा 6 के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन क्रमांक ए। ठीक है, ऑप्शन क्रमांक ए ये बताता है एक ही समवार पर आधारित, एक ही समवार का भाग होने के नाते तथ्यों की सुसंगति को लेकर के ये बात करता है। जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संयुक्त होते हैं, इस प्रकार संसक्त होते हैं कि वे एक ही समवार के भाग होते हैं, वे तथ्य सुसंगत होते हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समय या स्थानों पर घटित हुए हों। ठीक है, और इसे रेस जेस्टे के सिद्धांत के नाम से सेक्शन को रेस जेस्टे के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जांच सीआरपीसी की धारा 2G, असंज्ञेय अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2I, पुलिस रिपोर्ट सीआरपीसी की धारा 2S और लोक अभियोग सीआरपीसी की धारा 2B। बताएगा सही आंसर क्या है? मैचिंग कीजिए, मैचिंग करके बताइएगा कौन सा सही है। यहाँ दो सही है, इनको देख लीजिएगा, दो सही है। जांच ये 2G में, ये करेक्ट है। कौन सम्मिलित नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, 2G में जांच है। असंज्ञेय अपराध 2L, ये भी आपका यहाँ पर हमें यहाँ सही सम्मिलित पूछा गया था। जांच 2G में है। असंज्ञेय अपराध हमको जो प्रश्न में दिया गया है ये 2L दिया गया है। ठीक है, टू एल दिया गया है। पुलिस रिपोर्ट 2R। ठीक है, बल्कि पुलिस रिपोर्ट यहाँ 2S दी गई है हमको, पुलिस रिपोर्ट 2R में है। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट 2R में है। और जो असंज्ञेय अपराध है यहाँ 2I दिया गया है, बल्कि ये 2L है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 2L है, मतलब 2L में दिया गया है, 2L में दिया गया है और ये 2R है। और लोक अभियोजक को 2U। ठीक है, 2U। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ ये तीनों ही सही सुमेलित नहीं है, केवल एक यहाँ सही सुमेलित था हमारा। ठीक है, देख लीजिएगा आप, तीनों ही सही सुमेलित नहीं है। ये 2L में है संज्ञेय अपराध, और ये पुलिस रिपोर्ट 2S में है, 2B में है, 2R में है पुलिस रिपोर्ट, और लोक अभियोजक ये 2U में है। प्रश्न अगला है, संश्रय को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया? 52A में, 60 में, 212 में या उपरोक्त सभी? बताइएगा। ऑप्शन क्रमांक ए इसका सही आंसर है। संश्रय को भारतीय दंड संहिता की धारा 52A में परिभाषित किया गया है, ऑप्शन क्रमांक ए। ठीक है, 52A में संशय को परिभाषित किया गया है। और धारा के अनुसार संशय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या प्रवहन के साधन देना, ठीक है, या किन्हीं साधनों से किसी व्यक्ति को सहायता पकड़े जाने वगैरह के लिए करना, ये सभी संश्रय में आता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को इस तरह की सभी प्रकार की सहायता दिया जाना, ये सब संश्रय के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन निजी शैक्षणिक संस्थानों के आरक्षण से संबंधित है? 51वां, 91वां, 91, 92, 93 और उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए सही आंसर क्या है? ऑप्शन क्रमांक सी इसका यहाँ पर सही है। 93वां संविधान संशोधन 2005। ठीक है, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा अनुच्छेद 15(5) को जोड़ करके निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ठीक है, 15(5) जोड़ करके निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। रूढ़ी के प्रमाण का ढंग दिया गया है साक्षरता की धारा 32(4) के अंतर्गत, साक्षरता की धारा 32(7) के अंतर्गत, साक्षरता की धारा 48 के अंतर्गत और उपरोक्त सभी। रूढ़ी के प्रमाण का ढंग दिया गया है किस सेक्शन में? तो देखिए, रूढ़ी के प्रमाण का ढंग 32(4), 32(7) और 13। ठीक है, अनुच्छेद 13 में भी दिया गया है, 32(4) में भी दिया गया है और 32(7) में भी दिया गया है और 48 में भी दिया गया है। ठीक है, 28 में भी दिया गया, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 32(4) में कहा गया है कि लोक अधिकार या रूढ़ी के बारे में दिया गया है राय। ठीक है, लोक अधिकार या रूढ़ी के बारे में दी गई राय। 32(7)
में बताया गया है कि धारा 13A में वर्णित संविवाद से संबंधित दस्तावेजों को लेकर के। 48 में अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है ये बताया गया है। और आर्टिकल जो 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 सेक्शन 13 है, ये जब अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत होते हैं तब सुसंगत तथ्यों के संबंध में। इसलिए तो उपरोक्त सभी इसका यहाँ पर सही आंसर है। कोई प्राइवेट व्यक्ति बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है किसी व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और जमानती अपराध करता है, किसी उद्घोषित अपराधी को, ए और बी दोनों, या प्राइवेट व्यक्ति बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता। बताइए सही आंसर क्या है। सेक्शन 40 आर्टिकल 40 सेक्शन 43 सीआरपीसी ये प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति जो उसकी उपस्थिति में किसी व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय जमानती अपराध करता है या उद्घोषित अपराधी है तो उसे वो गिरफ्तार कर सकता है। और सेक्शन 43 प्रावधान यही प्रावधान करता है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और जमानती अपराध करता है या कोई भी उद्घोषित अपराधी है। ठीक है, तो ऑप्शन क्रमांक सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के माध्यम से हमने कुछ सीआरपीसी एविडेंस प्रदान पर आधारित एमसीक्यू देखे। तो आप अधिक से अधिक वीडियो को फॉलो करें तथा हमारी एप्लीकेशन ला स्टडी को डाउनलोड करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी वीडियो से लाभ उठा सकें। यहाँ पर आप फ्री एवं पेड दोनों प्रकार की टेस्ट सीरीज का भी लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार की टेस्ट सीरीज का लाभ आप उठा सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।